क्लास टुडे आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं। फोटोकेमिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे आज हम। फोटोकेमिस्ट्री आपके पास ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें आप लाइट की एब्जॉर्प्शन के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। इसके बेसिक टू लॉस हैं। ठीक है, एक है आपके पास फर्स्ट लॉ जिसे ग्रोथस ट्रैपल लॉ भी कहते हैं। इसके बाद है सेकेंड लॉ जिसे स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वालेंस कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट लॉ है इट इज़ टिपिकल क्वालिटेटिव इन नेचर। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ इट इज़ क्वान्टिटेटिव इन नेचर। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या ग्राउथस ट्रैपल लॉ, आपके पास जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी सिर्फ वो ही केमिकल रिएक्शन को चेंज करवाने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट only those radiation which are absorbed by the reacting system can be effective in producing a chemical change। ठीक है, सिर्फ वो आपके पास अमाउंट जो एब्जॉर्प्शन में जाएगी, जो एब्जॉर्ब होगी, सिर्फ उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। उसके अलावा कुछ भी हो जाए, चाहे रिफ्लेक्टेड हो जाए या उसमें कंटेनर में से चीज़ें निकल जाएं, वो आपके पास नहीं रहती। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉक्स है, यहाँ पे आपके पास रेज इसमें से इंसर्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से रेज आ रही हैं इसकी तरफ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर इसमें से 3 आई हैं और एक बाहर निकल गई है, एक ट्रांसमिट हो गई, तो एब्जॉर्ब कितनी हुई है इसमें 2। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्प्शन जितनी रेज की हुई है बस वो ही इफेक्टिव है, वो ही काम करेगी। जो बाहर निकल गई है उसका कोई रोल प्ले नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट अगर बाय डेफिनेशन इसको देखें, व्हेन द लाइट रेडिएशन फॉल ऑन अ सब्सटेंस, जब कोई लाइट रेडिएशन की जो फॉल करती है किसी सब्सटेंस पे, तो सिर्फ उतना फ्रैक्शन इंसिडेंट लाइट का जो एब्जॉर्ब हो जाए वो केमिकल चेंज को ब्रिंग करता है। इसके अलावा या तो रिफ्लेक्शन हो या ट्रांसमिटेड हो जाए, वो कोई भी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इज नेसेसरी टू ब्रिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग सिस्टम विल काज केमिकल चेंज। अभी हमने पहले तो ये बात की ना कि एब्जॉर्प्शन होगी तो ही वो केमिकल चेंज लेके आएंगे। अब वो आगे कह रहा है कि ज़रूरी तो ये भी नहीं है कि जितनी उसने एब्जॉर्ब की हैं वो सारी की सारी केमिकल चेंज बने, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो एब्जॉर्ब लाइट होती है वो अंडर को बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेनाज में चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जो एब्जॉर्ब करती है वो सिर्फ उसको गर्म कर देती है चीज़ को एब्जॉर्ब करके, या कभी कभी उसमें से फ्लोरेसेंस समिट हो जाती हैं या फॉस्फोरेसेंस समिट हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि आपके पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये नेसेसरी है कि एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ भी होगा तो केमिकल चेंज ब्रिंग करने के चांस नहीं होते। दूसरा ये कि ज़रूरी ये भी नहीं कि सारी की सारी एब्जॉर्ब जो लाइट हो वो आपको वाकई में वही काम कर दें जो केमिकल चेंज को ब्रिंग करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें जिस चीज़ पे आप लाइट फॉल करवा रहे हो वो लाइट को एब्जॉर्ब ही ना करे, लेकिन उस कंपाउंड में जिस चीज़ में सपोज आपके कंटेनर में आप कह देते हो आपके पास आपने जो लाइट एब्जॉर्ब करवानी थी वो करवानी थी ए और ए मॉलिक्यूल पे, लेकिन ए के साथ उस कंपाउंड में बी भी पड़ा हुआ था। ठीक है, आपने जब लाइट फॉल करवाई तो आपके पास क्या हुआ, आपने फॉल करवा के एब्जॉर्ब करानी थी ए में, पर लाइट ए के बजाय किस में चली गई है, बी के पास। ए ने एब्जॉर्ब नहीं की पर आपने उसको एब्जॉर्प्शन ए में करानी थी। अब आप देखो एब्जॉर्प्शन तो हुई है ना, एज सच ये तो नहीं हम कह सकते एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, एब्जॉर्प्शन हुई है, पर ऐसे मोस्ट केसेस में क्या होता है जिस चीज़ पे आप एब्जॉर्ब करवाना चाहते हो उसको छोड़ के उसके साथ जो चीज़ पड़ी होती है उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब बी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाएगी, वो जो एनर्जी हाई होगी वो फिर ए को ट्रांसफ़र करता है जिसने एब्जॉर्ब लाइट नहीं की थी, और फिर उसकी वजह से केमिकल चेंज आता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट काम होता है फिर। दैट इज़ वाई इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी एब्जॉर्प्शन हो ये नेसेसरी नहीं है कि उसी की वजह से डायरेक्ट आपके पास केमिकल चेंजिंग होगा आएगा, बल्कि बाज़ औक़ात वो रिएक्टिंग सब्सटेंस कोई और होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट इसकी इंटेंसिटी को। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें वो खुद एब्जॉर्ब ना करे डायरेक्ट बल्कि कोई और उसमें एब्जॉर्ब करके काम करे, ऐसी चीज़ों को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप डेफिनेशन दोबारा देख लें क्या है, व्हेन द लाइट ऑफ रेडिएशन फॉल ऑन अ सब्सटेंस, जब लाइट रेडिएशन किसी भी फॉल करती है तो कुछ पार्ट जो उस लाइट का जो फॉल कर रही है इंसिडेंट कर रही है उसका एब्जॉर्ब होगा, वो केमिकल चेंज ब्रिंग करेगा, केमिकल चेंज को लेकर आएगा।
अदरवाइज अगर कोई रे टकरा के वो बाउंस बैक हो जाती है या उसमें से बिल्कुल पास ऑन कर जाती है, गुजर जाती है, वो केमिकल चेंज ब्रिंग नहीं करते। और इसके अलावा सारी रेडिएशंस केमिकल चेंज को ब्रिंग करें एब्जॉर्प्शन के दौरान, इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें वो स्पेसिफिक स्पीशी एब्जॉर्ब नहीं करती लाइट, बल्कि वो कोई और सब्सटेंस उसके साथ पड़ा तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो दैट मीन्स आपके पास क्या है कि दिस लॉ इज़ प्योरली क्वालिटेटिव इन नेचर। ये आप ड्रॉबैक कह सकते हो कि ये एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। ये आपको कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं देता है कि कितनी अमाउंट उसने एब्जॉर्ब की है, या ये नहीं बताता कि कितनी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। दैट इज़ वाई हम इसे कहते हैं इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। सो नेक्स्ट लॉ आपके पास क्या है, क्योंकि अब फर्स्ट लॉ हमें प्रॉपर तरीके से क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं देता कि कितनी अमाउंट में चीज़ एब्जॉर्ब की है, तो हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी थी। और सेकंड लॉ को हम आइंस्टाइन का लॉ भी कहते हैं, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपके पास क्या होता है कि हर एटम या मॉलिक्यूल that take part in a photochemical reactions absorb one quantum of radiation to which the substance is exposed, which means that कि जब केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, जब उस कंपाउंड को एक्सपोज करोगे लाइट से, तो उसका जो भी पार्टिसिपेशन है आइटम्स और मॉलिक्यूल्स की, हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब देखो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन में पता चल गया कि ये अमाउंट को डील कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब वो कहते हैं अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो भी आपके पास रेडिएशन सोर्स है उसकी वी है, ठीक है, एब्जॉर्ब रेडिएशन, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वो प्लांक्स क्वांटम के अगेंस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल है, उसने प्लांक्स क्वांटम एच वी एब्जॉर्ब किया एक क्वांटम, और ए स्टेरिक में यानी एक्टिव हो गया, आपके पास एक्साइटेड स्टेट में चला गया, या कोई भी रिएक्शन किसी भी तरीके का केमिकल चेंज उसमें आ गया, ठीक है। तो द अ मोल ऑफ फोटोन कैन एक्साइट अ मॉलिक्यूल, थस एनर्जी एक मॉलिक्यूल ने जितने अब मोल अपने एब्जॉर्ब किए हैं लाइट को, तो उसको अगर एक्सप्रेस करें पर मोल के हिसाब से, तो E इज इक्वल टू NaHV। पर मोल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम वन आइंस्टाइन बोलते हैं, दिस इज़ वन आइंस्टाइन। देखो प्लांक्स कांस्टेंट था E इज इक्वल टू HV, इसका मतलब वन फोटोन, ठीक है। अगर मैं कह देती हूँ वो एक फोटोन एक एटम ने एब्जॉर्ब किया है, तो एक मोल कितना करेगा, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो Na लिख दिया गया, E इज इक्वल टू NaHV। इस चीज़ को हम आइंस्टाइन एनर्जी या वन आइंस्टाइन कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास V की वैल्यू को खोलो, V की वैल्यू बराबर होती है C ओवर लेमडा के, तो फॉर्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू NaH C ओवर लेमडा। अब आपको पता होगा कि ये सी और लेमडा जो है ये कहाँ से क्वेश्चन आई है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। वी को हम सी से रिप्लेस करते हैं क्वांटम में, और फ्रिक्वेंसी को वी से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है सी बाय लेमडा, ठीक है। तो अब आपके पास देखो, सो एन ए की वैल्यू आपके पास है 6.022 10⁻23 पर मोल, और एच की वैल्यू है 6.26 10⁻−34 जॉल सेकेंड, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन सब की वैल्यूज़ को जो हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, सबको लिख के, क्योंकि ऊपर कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, तो इसका मतलब एनर्जी और लैम्डा में सिर्फ रिलेशन आ रहा है, और हमें पता है जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी उसकी कम होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 0.1197 जॉल पर मोल, ठीक है। ये तो जॉल में है, अगर इसे हम किलो जॉल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। किलो जॉल में कैसे आ जाएगा, 119.97 इंटू 10⁻⁻5। अब आप बोलो कि ये कैसे आंसर आया है, तो आप इसे देखो, पॉइंट को उठा के जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻2 आएगा, ऐसे ही होगा ना। और जाओ अगर जब हम बड़े यूनिट में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब होता है तो ऊपर अगर हम लिखना चाहें तो 10⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, नीचे अगर 1000 लिखते हैं और ऊपर अगर लेके जाएंगे तो उसका मतलब होता है ये, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5, ठीक है। तो जब आपने 1000 में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है तो उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपके किलो जॉल में कन्वर्ट हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो कि एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फोटोन एंड इट इज़ कॉल्ड वन आइंस्टाइन। आप इसे भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऊपर कहा था कि जब एन हम इन्वॉल्व कर देते हैं प्लांक्स इक्वेशन में तो उसे वन आइंस्टाइन कहते हैं। इसका मतलब एनर्जी पर आइंस्टाइन जो है वेवलेंथ के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, उल्ट होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो उस कंपाउंड की एनर्जी भी पर आइंस्टाइन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया।
उसके बाद आपके पास एक चीज़ है, एक होता है प्राइमरी प्रोसेस और एक होता है सेकेंडरी प्रोसेस। ये टर्म्स बहुत हम यूज़ करेंगे। आप देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें आपका लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ईच रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम प्राइमरी स्टेप कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जितने भी स्टेप्स आपके पास आ जाएं उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है। तो ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस भी हैं कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एक्टिवेशन जिसमें एक्टिव हो रहा होता है मॉलिक्यूल, स्टार्ट हो रहा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, उसे हम प्राइमरी स्टेप कहते हैं। इसके अलावा बाकी सब स्टेप को हम सेकेंडरी प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे फिनोमिनास हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सेकेंडरी प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रोसेस सिर्फ वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल एक्टिव होता है लाइट को एब्जॉर्ब करके।